स्वागत है आपका कहानियों की बैठक में। आज की कहानी का नाम है शादी का आइडिया। इसकी लेखिका है कुमुद भटनागर। दावतों में जाना माया को पसंद नहीं था, क्योंकि वह बदले में किसी को दावत नहीं दे सकती थी, खासकर उस घर में जहां यह इंतजार रहता था कि कब वह शादी करके विदा हो और उसकी चारपाई की जगह पर उसके भतीजे की पढ़ने की टेबल लग सके। लेकिन ये दावत विभागाध्यक्ष मनोरमा जी ने अपने पति मनोज की तरक्की होने की खुशी में दी थी। ना जाने पर मनोरमा जी नाराज हो जाती और उन्हें नाराज करना जल में रहकर मगर से बैर मोल लेना था। दावत में मनोरमा जी के ही नहीं, मनोज के ऑफिस के लोग भी थे। परस्पर परिचय के बाद सदाबहार विषय देश की वर्तमान स्थिति पर बहस छिड़ गई। वर्तमान स्थिति तो बहुत ही हास्यास्पद है भाई। सुबह के समय सरेआम यानी खुले में फारिग होते लोग मोबाइल पर बतिया रहे होते हैं। कहीं और मिलेगी पिछड़ेपन और आधुनिकीकरण की ऐसी मिसाल। मिर्जा साहिब की बात पर जोरदार ठहाका लगा। एक मिसाल और भी है हमारे समाज में। एक और तो लिव इन रिलेशनशिप जीरो है और दूसरी और आधुनिक उच्च जातियां अभी भी जाति बिरादरी और दहेज के लेन देन में बुरी तरह पिछड़ी हुई हैं। उनके उत्थान के आसार मुझे अभी जिंदगी में भी नजर नहीं आ रहे। एक युवक ने उत्तेजित स्वर में कहा। ऐसी क्या नाराजगी है अपनी उच्च जाति से विद्याधर? साफ साफ बताओ बंधु, मनोज ने पूछा। आप सब अक्सर पूछते रहते हैं ना, शादी कब कर रहे हो? तो सुनिए, मेरी शादी इस जन्म में तो होने से रही, क्योंकि हमारे श्रीपंत समाज में लड़कों का मूल्य निर्धारित है, यानी उतनी मोटी रकम दहेज में लिए बगैर मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करेंगे। बिरादरी में इज्जत का सवाल है और मेरे जैसे मामूली सूरत शक्ल नौकरी और परिवार यानी हर तरह से औसत लड़के के लिए कोई उतनी रकम क्यों देगा, जबकि उतने में मुझसे बेहतर घरवर मिल सकता है। अपनी पसंद की या दूसरी जाति में शादी करने का मतलब है अपनी जाति से बहिष्कार, और आजकल तो यह ऑनर किलिंग का चलन शुरू हो गया है। ये सोचकर तो बिरादरी से बगावत करते हुए भी डर लगता है। कहिए, क्या ये सब पिछड़ापन नहीं है? विद्याधर ने पूछा। अगर अपनी बिरादरी की लड़की से भी कम दहेज लेकर शादी कर लूं तो इसे बगावत समझा जाएगा, और इसके अलावा मेरी माँ बहनें और मामी चाची वगैरह ताने दे दे कर उस लड़की का जीना दुश्वार कर देंगी कि सस्ते में हमारा लाखों का बेटा फंसा लिया। सो मेरे लिए तो बेहतर यही है कि शादी ही ना करूं। माया को लगा जैसे विद्याधर उसी की भावनाएं या व्यथा व्यक्त कर रहा था। मूल्य निर्धारण या ऑनर किलिंग छोटे कस्बों की बातें हैं विद्याधर। देश की राजधानी में रहने वाले तुम पर लागू नहीं होती। मनोरमा जी बोली। बात कस्बे या राजधानी की नहीं, पिछड़ेपन की हो रही है भाभी जी, और वह तो राजधानी में भी घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, खासकर दहेज और जाति के मामले में। किसी अन्य की टिप्पणी पर माया की हिम्मत बढ़ी और वह बोली, आप लोग ठीक कह रहे हैं। ऑनर किलिंग का तो मालूम नहीं, लेकिन राजधानी में भी श्रीपंत संप्रदाय में तो लड़कों का मूल्य या दहेज की रकम तय है। लड़की चाहे कितनी भी अच्छी हो, उस राशि से कम में उसकी शादी का सवाल ही नहीं उठता, और लड़का चाहे लूला लंगड़ा भी हो, बिकेगा फिक्स्ड रेट पर ही। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? मनोरमा जी ने पूछा। क्योंकि मैं भी श्रीपंत समाज से ही हूँ। मेरी योग्यता और तगड़ी तनख्वाह से दहेज की रकम में कोई रियायत करने को तैयार नहीं है। तो तनख्वाह से दहेज की रकम जोड़ लो और उसके लिए बरसों मन मारकर जियो। माया ने उसकी बात काटी। ये सुझाव अक्सर मिलता रहता है, मगर मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, विद्याधर ने सराहना के स्वर में कहा। अगर युवा वर्ग इस प्रथा के सामने घुटने ना टेके तो समाज के ठेकेदार स्वयं ही इस प्रथा को समाप्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे समाज में एक नहीं कई कुरीतियां ऐसी हैं जिनके सामने घुटने टेकने बंद कर दिए जाएं तो ये जहान जन्नत बन जाए। तुम्हारे से पहले ना जाने कितने लोग ये सपना देख चुके हैं श्रीधर, और ना जाने कितने देखेंगे मिश्रा जी। मनोज ने मिश्रा जी की बात काटी। पत्ता गोभी के छिलके छीलने के बजाय आप फूल गोभी के पकोड़े खाइए।
मनोज ने तो बात बदल दी, लेकिन मनोरमा जी के दिमाग में ये बात जैसे घर कर गई। सबके जाने के बाद उन्होंने मनोज से कहा, माया और विद्याधर दोनों जब एक ही जाति के हैं तो क्यों न हम कोशिश करके दोनों की शादी करवा दें। विद्याधर से ये सुनने के बाद भी कि दहेज लाने वाली सजातीय लड़की का भी उसकी माँ बहनें जीना दुश्वार कर देंगी, मनोज ने कहा। उन दोनों ने अपने हालात से समझौता करके जीना सीख लिया है, सो तुम भी उन्हें चैन से जीने दो। लेकिन मनोरमा जी जानती थी कि दोनों चैन से नहीं, बड़ी बेचैनी से जी रहे थे। माया की तनख्वाह से जुटाई गई सुख सुविधाओं का मजा लूटने वाले भाई भाभी उसे परिवार का मनचाहा सदस्य समझते थे और माँ भी उनका साथ देती थी। यही हाल तकरीबन विद्याधर का भी था। माँ उसे चाय खाना देते हुए ये याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उनकी उम्र अब काम करने की नहीं, बहू से सेवा करवाने की है। और अक्सर आने वाली बहनें भी ये कहकर बेसुरती रहती थी कि वे अपने पतियों को इसलिए साथ नहीं ला सकती कि माँ पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। जैसे माया जानबूझकर ससुराल नहीं जा रही थी और विद्याधर शादी से मना कर रहा था। मनोरमा जी ने सोच लिया कि वह माया और विद्याधर को अक्सर मिलवाया करेंगी। जल्दी ही संयोग भी बन गया। मनोज को ऑफिस के काम से कुछ सप्ताह के लिए विदेश जाना पड़ा। ऑफिस में बकाया काम तो रहता ही है, सो उसे निपटाने के बहाने मनोरमा जी ने एक रोज माया को देर तक रुकने को कहा। तुम्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, फिर तो आप जब तक कहेंगी मैं रुक जाऊंगी। शाम को मनोरमा जी ने कहा, रात को हम दोनों का अकेले ऑटो पर जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं विद्याधर को फोन कर देती हूँ कि वह अपने स्कूटर पर हमारे साथ हो लेगा, जैसा आप ठीक समझें। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद मनोरमा जी ने पूछा, माया, घर देर से जाने पर तुम्हें खाने के लिए कुछ परेशानी तो नहीं होगी? माया ने इनकार में सिर हिलाया। ढका रखा होगा, खा लूंगी, पर क्यों ना तुम भी हमारे साथ बाहर ही खा लो। विद्याधर को देर से जाने पर माँ की बातें सुनने पड़ेंगी और मुझे अपने लिए कुछ पकाना पड़ेगा, सो हम लोग बाहर खा रहे हैं, फिक्र मत करो। ऑफिस के काम में देरी हुई ना, सो बिल ऑफिस को दे दूंगी। तुम अपने घर पर फोन कर दो कि तुम खाना खाकर आओगी या मुझे नंबर मिला कर दो, मैं तुम्हारी माँ को समझा देती हूँ। आज के लिए इतना ही काफी है। माया, जाओ फ्रेश हो जाओ, मनोरमा जी ने 7 बजे के बाद कहा। जब वह वापस आई तो विद्याधर आ चुका था। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर मनोरमा जी चली गईं। दोनों में परिचय तो था ही, सो कुछ देर तक आसानी से बात करते रहे। फिर माया ने कहा, बड़ी देर लगा दी मनोरमा जी ने। बॉस हैं और बॉस की बीवी भी, कुछ तो ठसका रहेगा ही, विद्याधर ने ठहाका लगाकर कहा। माया भी हंस पड़ी और रही सही असहजता भी खत्म हो गई। कल निमंत्रण में चलेंगे, वहां का खाना इससे भी अच्छा है। मनोरमा जी ने खाने की तारीफ सुनकर विद्याधर ने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि हम कल भी देर तक काम करेंगे? मनोरमा जी ने पूछा। बॉस आप हैं, सो ये तो आपको ही मालूम होगा कि काम खत्म हुआ या नहीं, विद्याधर ने कहा। काम तो कई दिन तक खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम लोग रोज देर तक रुकोगे? हाँ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, विद्याधर बोला। मुझे भी, अब जब काम शुरू किया है तो पूरा कर ही लेते हैं, माया ने कहा। ठीक है, मुझे भी आजकल घर पहुंचने की जल्दी नहीं है। माया के घर के बाहर ऑटो रुकने पर विद्याधर ने भी स्कूटर रोक कर कहा, कल मिलते हैं, शुभ रात्रि। जल्दी ही तुम इसमें स्वीट ड्रीम भी जोड़ोगे, मनोरमा जी ने पुलक कर सोचा। उनकी योजना फलीभूत होती लग रही थी। ऑफिस में ये पता चलते ही कि मनोरमा जी और माया बकाया काम निपटा रही थीं, अन्य लोगों ने भी रुकना चाहा। मनोरमा जी सहर्ष मान गई, क्योंकि अब वे सबके खाना लाने के बहाने माया को विद्याधर के साथ भेज दिया करेंगी। घर छोड़ने का सिलसिला तो वही रहेगा, और काम का क्या, उसे तो रबर की तरह खींचकर जितना चाहे लंबा कर लो। मनोज के लौटने से पहले ही माया और विद्याधर में प्यार हो चुका था। उन्हें अब फोन करने या मिलने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन मुलाकात लंच ब्रेक में ही होती थी। छुट्टी के रोज या शाम को मिलने का रिस्क दोनों ही लेना नहीं चाहते थे। मनोज ने उनके जीवन में और भी उथल पुथल मचाने के लिए मनोरमा को बुरी तरह लताड़ा। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। माया के घर वाले तो बिना दहेज या कम दहेज के सजातीय वर से तुरंत शादी कर देंगे और विद्याधर के घर वाले भी हमारी थोड़ी सी कोशिश से मान जाएंगे। मनोरमा जी ने कहा, कुछ ठीक नहीं होगा मनोरमा। माना कि विद्याधर की माँ को बहू की सख्त जरूरत है, लेकिन बिरादरी में नाक कटवा कर नहीं। यानी उसे तो शादी में निर्धारित रकम मिलनी ही चाहिए जो माया का परिवार नहीं दे सकता, और माँ या बिरादरी के खिलाफ जाने की हिम्मत प्यार होने के बावजूद विद्याधर में नहीं है। कई बार हिम्मत नहीं हिकमत काम आती है। मानती हूँ विद्याधर तिकड़मी भी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। आप साथ दें तो मैं दोनों की शादी करवा सकती हूँ। मनोरमा जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस मेरे साथ विद्याधर के घर चलना है और बातों बातों में उसके घर वालों को बताना है कि आपकी नजर में विद्याधर के लिए एक उपयुक्त कन्या है। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। बस इतना ही तो चलो अभी चलते हैं। शनिवार की सुबह थी, सो विद्याधर घर पर ही मिल गया। उसने और घर वालों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह लिए हुए। कैसे आए? हमने तो सोचा तुम तो कभी बुलाओगे नहीं, हम स्वयं ही चलते हैं। मनोज ने कहा, कैसे बुलाए बेचारा, घर में मेहमानों को चाय पानी पूछने वाला कोई नहीं। विद्याधर की माँ ने असहाय भाव से कहा, मेरे से तो अब कुछ होता नहीं। आपकी उम्र अब काम नहीं आराम करने यानी बहू से सेवा करवाने की है माँ जी। मनोरमा जी ने कहा, बहू का सुख तो लगता है मेरे नसीब में है ही नहीं। माँ जी उसास लेकर बोली, ऐसी मायूसी की बातें मत करिए माँ जी। मैं विद्याधर के लिए ऐसी सर्वगुण संपन्न सजातीय लड़की बताता हूँ कि ये मना नहीं करेगा। मनोज ने कहा, माया मनोरमा की कनिष्ठ अधिकारी है, बहुत ही नेक स्वभाव की संस्कारशील लड़की है। नेहरू नगर में घर है उसका। शंकरलाल की बेटी की बात तो नहीं कर रहे? विद्याधर की माँ ने बात काटी। मिल चुके हैं हम उनसे। लड़की के सर्वगुण संपन्न होने में तो कोई शक नहीं है, लेकिन बाप के पास दहेज में देने को कुछ नहीं है। कहता है कि लड़की की तनख्वाह को ही दहेज समझ लो। भला ऐसे कैसे समझ लें? हम ही क्या, और भी कोई समझने को तैयार नहीं है। तभी तो अभी तक माया कुंवारी बैठी है और विद्याधर भी। आपको बहू की सख्त जरूरत है माँ जी, तो एक मुश्त रकम का लालच छोड़कर क्यों नहीं दोनों का ब्याह कर देती। मनोरमा जी ने तल्ख हुए स्वर को भरसक संयत रखते हुए कहा, माया की तनख्वाह तो हर महीने घर में ही आएगी। हमें एक मुश्त रकम का लालच अपने लिए नहीं, बिरादरी में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए है। विद्याधर के पिता पहली बार बोले, हमारा श्रीपंथ संप्रदाय एक कुटुंब की तरह है। इस संप्रदाय के कुछ नियम हैं जिनका पालन हम सबको करना पड़ता है। जब हमारे समाज में लड़की के दहेज की राशि निर्धारित हो चुकी है, तो शंकरलाल कैसे उसे कम कर सकता है और मैं कैसे कम ले सकता हूँ। ये तो सही कह रहे हैं आप, मनोज बोला, लेकिन संप्रदाय तो भाईचारे यानी जाति बिरादरी के लोगों की सहायतार्थ बनाए जाते हैं। लेकिन मांझी की गठिया की बीमारी को देखते हुए भी कोई उन्हें बहू नहीं दिलवा रहा। कैसे दिलवा सकते हैं मनोज बाबू? कोई किसी से जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करो, और जो आपके बेटे से करना चाहते हैं जैसे शंकर लाल जी, तो उनकी बेटी से आप करना नहीं चाहते। मनोज ने चुटकी ली, क्योंकि मुझे समाज यानी अपने संप्रदाय में रहना है, सो मैं उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। आज मजबूरी से मैं शंकर लाल की कन्या को बहू बना लाता हूँ, तो कल को न जाने कितने और शंकर लाल शंभू दयाल अड़ जाएंगे मुफ्त में लड़की ब्याहने को, और दहेज का चलन ही खत्म हो जाएगा और एक कुप्रथा को खत्म करने का सेहरा आपके सिर बंध जाएगा। मनोरमा जी चहकी, तुम भी ना मनोरमा, यहाँ बात विद्याधर की शादी की हो रही है और सेहरा तुम चाचा जी के सिर पर बांध रही हो। मनोज ने कहा, वैसे चाचा जी देखा जाए तो सौदा बुरा नहीं है,
माया को बहू बनाकर आपको किस्तों में निर्धारित रकम से कहीं ज्यादा पैसा मिल जाएगा और माँ जी को आराम भी और आपको समाज सुधारक बनने का अवसर। हमें नेता या समाज सुधारक बनने का कोई शौक नहीं है। हमारा श्रीपंथ संप्रदाय जैसा भी है हमारा है और हमें इसके सदस्य होने का गर्व है। माँ जी बोली, आप अगर हमारी सहायता करना ही चाह रहे हो तो विद्याधर को तरक्की दिलवा दो। तुरंत निर्धारित दहेज के साथ शादी हो जाएगी और इस भरोसे से कि इसकी शादी में तो पैसा मिलेगा ही, इसके पिताजी ने इसकी बहन की शादी के लिए जो कर्जा लिया हुआ है वह भी उतर जाएगा। विद्याधर और उसके पिता हतप्रभ रह गए। मनोरमा और मनोज भी चौंक पड़े। कमाल है पिताजी, वह कर्जा आपने अभी तक उतारा नहीं? मैंने चिटफंड से लेकर रकम दी थी आपको। विद्याधर ने पूछा। वह तेरी मेहनत की कमाई है, उससे बेटी का दहेज क्यों चुकाऊं? उसे मैंने बैंक में डाल दिया है। तेरे दहेज में जो रकम मिलेगी उससे वह कर्जा उतारूंगा। विद्याधर ने सिर पीट लिया। आपने ये नहीं सोचा बेकार में सूद कितना देना पड़ रहा है? कल ही उस पैसे को बैंक से निकलवा कर कर्जा चुकता करूंगा, विद्याधर ने दृढ़ स्वर में कहा। विद्याधर को तरक्की मिल सकती है, मनोज ने मौका देखकर कहा। अगर ये आए दिन सुबह का नाश्ता बनाने के चक्कर में देर से ऑफिस ना आया करे और फिर शाम को जल्दी घर ना भागा करे। आप लोग एक अच्छी सी नौकरानी क्यों नहीं रखते? कई रखी लेकिन सभी एक सी हैं। 4 रोज ठीक काम करती हैं, फिर देर से आना या नागा करने लगती हैं। माँ जी असहाय भाव में बोली। बात घूम फिर कर फिर बहू लाने पर आ गई ना। मनोरमा जी ने भी मौका लपका। और उसके लिए आप दहेज का लालच नहीं छोड़ोगे? हमें दहेज का लालच नहीं है, बस समाज में अपनी इज्जत की फिक्र है, माँ जी ने कहा। दहेज ना लिया तो लोग हंसेंगे नहीं हम पर? लोगों से कह दीजिएगा नगद लेकर बैंक में डाल दिया, बात खत्म। बात कैसे खत्म? माँ झल्लाकर बोली। श्री का मतलब जानती हो? लक्ष्मी होता है, यानी श्री पंथ, लक्ष्मी का पंथ। इसलिए हमारे में शादी की पहली रस्म ससुराल से आई लक्ष्मी की पूजा से ही होती है। उसे हम खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको रकम का लालच नहीं है तो महज रस्म के लिए हम उस रकम का इंतजाम कर देंगे, मनोरमा जी ने कहा। रस्म पूरी करने के बाद यानी बिरादरी को दिखाने के बाद आप रकम हमें वापस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, लेकिन मैं और माया झूठ की बुनियाद पर की गई शादी कदापि नहीं करेंगे, विद्याधर ने दृढ़ स्वर में कहा। तो फिर क्या करोगे? ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे? विद्याधर के पिता ने उसे चौंक कर देखा। तू घुट घुट कर जी रहा है? घुट घुट कर ही नहीं, तड़प तड़प कर भी, मनोज बोला। जवान आदमी है, जब से माया से प्यार हुआ है तड़पने लगा है। मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा संप्रदाय की मर्यादा की फिक्र है। चलो मनोरमा, चलते हैं। रुकिए मनोज बाबू, मुझे शंकर लाल जी के घर ले चलिए। शादी की तारीख तय करके ही आऊंगा। जिसे जो कहना है कहता रहे। मुझे भी अपने बेटे की खुशी प्यारी है। मैं भी किसी के कहने की परवाह नहीं करूंगी। मनोरमा, मनोज और विद्याधर खुशी से गले मिलने लगे। हिकमत कामयाब हो गई थी।